हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के बारे में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से आए कि मतलब मेरा फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर एक साथ होने वाला है, मेरे ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, हमारे सब्जेक्टिव होने वाले हैं। हिंदी साहित्य के बारे में बताइए कुछ कि किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कई सारे यूनिवर्सिटीज में अभी इस टाइम पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। जिन चीजों की तैयारियां आपने सब्जेक्टिव में किया था, जैसे कि आप अगर हिंदी की बात करोगे तो आपने इस चीजों को आलोचनात्मक ढंग से सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ा हुआ था। बट अभी कई सारे यूनिवर्सिटीज में, जैसे आप डीडीयू की बात कर लीजिए एंड एक और यूनिवर्सिटी है, कई सारी यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड आपने तैयारी कर रखी है सब्जेक्टिव की, तो आप किस तरह से करेंगे? क्योंकि अभी आपके पास ना तो कोई गाइड है, ना तो कोई यूपीएच है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके माध्यम से आपको पता चल सके कि आप अगर आपने हिंदी ले रखी है, आप बीए सेकेंड ईयर में अगर आपने हिंदी ले रखी है, तो आपके फर्स्ट सेकंड पेपर को एक साथ मिक्स करके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसके आधार पर आप तैयारी करके जाओगे कि ये जो नया पैटर्न लाया गया है, इस नए पैटर्न में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यू डोंट हैव एनी आइडिया, आपके पास कोई आइडिया नहीं है और ना ही आपके पास ऐसा कोई प्रश्न है। क्योंकि जैसे अगर आप बात करोगे सोशियोलॉजी का हो गया, आप बात करोगे शिक्षा शास्त्र हो गया, आपके पॉलिटिकल साइंस हो गया, जिसके फर्स्ट पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होते थे, तो उसके लिए आपके पास पूरा बाकायदा एक सीरीज है, पूरा एक तरीके से आपके पास पढ़ने के लिए पूरी गाइड है, आप उसको पढ़ करके जाओगे, उसी में से क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। बट अभी आपके पास इसके लिए आइडिया नहीं है, तो आज मैं आपको कुछ टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया भी मिल सकेगा किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे या फिर आपका सब्जेक्टिव टाइप पूछे। आप अगर बीए सेकेंड ईयर में हैं एंड आपने हिंदी ले रखी है, तो आपको क्या पढ़ना है, हिंदी में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में आपको समझना है, क्योंकि ये चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इस समय कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले क्या चीजें हमें पढ़नी है। अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से समझ करके इन टॉपिक्स पर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लिया, डेफिनेटली आप अच्छे नंबर लेकर के आओगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमने रखा है वो है साहित्यकारों का जीवन परिचय। देखो, यहां पर हमने साहित्यकार क्यों लिखा है, क्यों नहीं कवि लिख दिया या लेखक लिख दिया? क्योंकि कवि जो होगा वो कविताएं लिखता है, लेखक जो होता है वो गद्य लिखता है, लेकिन जो साहित्यकार है ये दोनों करता है। इसके पास दोनों का वो होता है, ये कभी भी कविताएं भी लिख सकता है, ये लेख भी लिख सकता है, तो ये दोनों करता है। इसलिए मैंने ये लिया क्योंकि आपके अभी देखो फर्स्ट पेपर जो आपका है वो हो गया है आपका गद्य वाला है, जिसमें कविताएं हैं। सेकंड पेपर जो है उसमें आपके आलोचनात्मक अध्ययन है, यानी कि गद्य वाला पोर्शन है, जिसमें निबंध है, कवि जो है, कहानियां हैं, नाटक है, तो ये सब चीजें आ रही है। तो दोनों को मिलाकर के हमने एक साथ लिखा हुआ। तो इनके आपको जीवन परिचय तो आपने, अगर आप क्लास 6 से ही आप देख रहे होंगे, जीवन परिचय आपको याद करवाया जाता होगा। बट यहां पर आपसे जीवन परिचय बहुत रेयर केसेस में पूछे जाते हैं, जीवन परिचय आपसे ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। संदर्भ से व्याख्या करने की बात करता है आपसे, जैसे कि आप फर्स्ट पेपर की बात करोगे तो फर्स्ट पेपर में क्या होता था, आपको लगभग 5 से 6 कवियों के, एक एक कवि पर 5-5 क्वेश्चंस, उसके 5-5 कविताएं उसकी आती थी कि 5 कविताएं हैं आपके पाठ्यक्रम में संकलित होती थी। पहले क्या होता था, मतलब जो भी अभी तक सिस्टम चला आ रहा है, 5 कविताएं एक कवि की संकलित होती थी और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो इसमें क्या करना रहता, आपको अगर साहित्यकारों का जीवन परिचय याद करना है तो आप, जैसे अगर शुरुआत में आप क्लास 6 या 8 में थे तो आपको मार मार कर हटा दिया जाता था, या आपके पूरे जो पेपर है आपका उसमें 6 कवि है तो 4 को आपको रटवा दिया जाता था, लेकिन 4 में से तो फंस ही जाएगा कोई ना कोई। बट अभी आपको यहाँ कुछ चीजें समझना है कि अगर आप साहित्यकारों का जीवन परिचय याद करें तो उसमें पूरा आपको रटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जाओगे जीवन परिचय याद करने तो काफी लंबा जीवन परिचय होगा। तो आपको उसमें क्या करना है, उनके जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, ये आपको लिखना है, माता पिता कौन थे ये आपको याद रखना है, मृत्यु कब हुई ये आपको याद रखना है, जो उन्होंने स्टडी किया हुआ है उनकी स्टडी कहाँ तक हुई वो करना है, किस यूनिवर्सिटी से हुआ, किस विद्यालय से हुआ ये आपको याद रखना है। ये हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई आपका, उनके कुछ लेख याद रखने हैं कि इनके क्या लेख थे और इनकी भाषा शैली कैसी थी। यही कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को ही आपको देखना है, पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप जन्म मृत्यु कहाँ पर हुआ, कौन कब हुआ, माता पिता कौन थे, क्या क्या उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, किसमें वो पारंगत थे, इन सभी चीजों के बारे में अगर आप जानते हैं तो दैट्स एनफ फॉर जीवन परिचय। जीवन परिचय के लिए वो एनफ है। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले साहित्यकारों का जितने भी आपके पेपर में है, जो भी आपके संकलित में, जैसे कि इसके बारे में हम अगर बात करें आगे कि कविताएं जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उन कविताओं के तो जितने कवि हैं उन सारे कवियों के बारे में आपको अच्छे से संगठित करके रखना है कि उनकी कौन सी कविताएं हैं जो आपके पेपर में है, कविताएं जो आपके पाठ्यक्रम में कविताएं हैं, वो किसकी कविता है
और उस कविता को लेकर के आपको पूरी तैयारी करके चलना है, क्योंकि कविताएं ही आपके जो आपका फर्स्ट पोर्शन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर एक साथ दोगे तो फर्स्ट पोर्शन जो रहेगा वो आपके कविताओं से ही आने वाला है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा कि उनकी सेकंड टॉपिक हमने जो लिखा है उनकी रचनाओं के नाम क्या है। जैसे कि आपके टॉपिक में अगर आप फर्स्ट पेपर की बात करोगे तो फर्स्ट पेपर में कुल आपके 6 कवि हैं और हर कवि की 5-5 कविताएं। तो उन 6 कवियों की कौन सी रचनाएं हैं, उनकी अलग अलग रचनाएं, उनके आपके जितने टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम में है वो तो है ही, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई थी। तो उनके बारे में आपको जानना है कि उनकी रचनाएं क्या है, क्योंकि इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो बनते हैं बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटीज में हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या है कि कोई साहित्यकार का जन्म कब हुआ था, जैसे मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, मैथिली शरण गुप्त के पिता का क्या नाम था, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हो गई। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, मैथिली शरण गुप्त ने कहाँ से अध्ययन किया हुआ था, वो किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने थे, वो किस भाषा में बातें, मतलब उनकी जो कविताएं थी या उनके जो गद्य थे वो उसकी भाषा शैली कैसी थी। ऑप्शंस दे देगा आपको उससे रिलेटेड। आपसे पूछ लिया जाएगा कि उनके इनमें से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 4 ऑप्शंस आपको दे दिया जाएगा, इनमें से 3 मैथिली शरण गुप्त, 1 मैथिली शरण गुप्त का होगा, 3 अदर्स का होगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना ये चीज, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। तो रचनाओं को याद रखना, जितने भी आपके सिलेबस में जो जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं को याद रखना, उसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रचनाएं कब प्रकाशित हुआ था रचना, उसके भी कई 3-4 सन दे देगा, एक सन आपको याद रहेगा क्योंकि अगर आपने ये याद कर रखा है तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। जो भी टॉपिक्स आपके हैं ना, उन सभी टॉपिक्स को बस आपको पढ़ लेना है। जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं इसको आप पढ़ करके जाओ। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, आप लिख करके आ सकते हो। उनकी रचनाओं का नाम याद करके जाना है, पुरस्कार और सम्मान याद करके जाना है कि किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया। जैसे कई बार आपसे पूछ लेता है कि सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार किस कवि को दिया गया। आई होप आप सभी जानते होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहली बार मिला हुआ था नोबेल पुरस्कार। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कौन सा सम्मान किसको कब मिला, किस ईयर में मिला हुआ था, किसके द्वारा मिला हुआ था। तो 3-4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट वाला याद रखना है। तो आपको बस पढ़ लेना है चीजों को और उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, किस सम्मान से सम्मानित किया गया। कविताएं जो आपके पाठ्यक्रम में है उनको तो अच्छे तरीके से आपको पूरी तरीके से तैयारी करके जाना है। एंड उसके बाद उनकी शैलीगत विशेषताएं क्या थी, यानी कि जो वो कविताएं लिख रहे हैं कवि, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हो या फिर आपके रामधारी सिंह दिनकर हो गए हों या फिर मतलब जितने भी आपके कवि हैं आपके पूरे पाठ्यक्रम में, उनकी भाषा शैली कैसी है। एक कवि का नाम ले लेगा और उनको बताएगा कि इनकी भाषा शैली कैसी है, या एक कविता उठा लेगा, उस कविता की बताओ शैलीगत विशेषताएं क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसमें कैसे लैंग्वेज का यूज किया गया है, उसमें जिस भाषा का यूज किया गया क्या वो अवधि है या वो आपकी खड़ी बोली है या फिर आलोचनात्मक ढंग से। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इससे आएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए मुद्दे पूछ लेता है आपसे कि हिंदी साहित्य का जन्म कब हुआ, हिंदी साहित्य के कौन कौन से महान कवि हैं, क्या ये इस काल से संबंधित रखते हैं या छायावादी युग के ये कवि हैं, या ये इनमें से कौन से छायावादी युग के कवि नहीं है, या छायावादी युग के लेखक नहीं है, साहित्यकार नहीं है या साहित्यकार हैं। कई बार छायावादी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। डेफिनेटली आप छायावादी युग को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, उससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतिहास उनका मतलब कौन कौन से युग के बाद कौन सा युग आता गया, उस युग के कौन से सबसे महान थे, या किसको इस हिंदी का ब्रह्मा कहा जाता है, किसी को हिंदी का विष्णु कहा जाता है, या किसको महाकाव्यों का लेखक कहा जाता है, किस महाकाव्य की किस ग्रंथ की तुलना महाकाव्य से की जाती है, कौन से लेख की तुलना। जैसे कि आप बात करोगे तो रामधारी सिंह दिनकर की जो महाकाव्य है कुरुक्षेत्र, उसको महाकाव्य से तुलना किया जाता है कि वो एक महाकाव्य है अपने आप में। तो चीजों को आपको याद रखना होगा। पात्र और उनकी विशेषताएं क्या है, जैसे कि जो कविताएं हैं उस कविता में पात्र कौन सा है और उस पात्र की विशेषता क्या है। जैसे कि अगर मैंने अभी बात की, आपसे एग्जांपल दिया होता मैंने कि रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भीष्म, एक क्वेश्चन मैंने देखा हुआ था, भीष्म और अर्जुन किस महाकाव्य से जो है महाकाव्य के पात्र हैं। तो भीष्म और अर्जुन किस महाकाव्य के पात्र हैं, कुरुक्षेत्र का। जिस महाकाव्य के भीम और अर्जुन पात्र हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ऐसे ही आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। तो आपको याद रखना है पात्र कौन कौन से हैं, उन पात्रों की क्या विशेषताएं हैं। जिस भी पात्र की अगर युधिष्ठिर की बात कर लिया जाए कुरुक्षेत्र में, उसकी क्या विशेषता है, इससे रिलेटेड आपके उनकी कोई एक विशेषता है, उस विशेषता को वो दिखा देंगे कि ऑप्शन में पूछ लेंगे उनकी ये विशेषता, ये बताना है आपको कौन सी विशेषता इनमें से उनकी है।
पंक्तियां या कथन हो सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट किसी ने दे दिया है, वो स्टेटमेंट किसका है, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, इनमें से किसने कहा ये चीज, किसने कहा है, अब आपको वो चीज याद रखनी है। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को आप लिख देना है। आपका कोई पंक्ति हो गया, ये पंक्तियां किससे, कौन से कविता से लिया गया, आपके पास 4 कविताएं दे दी जाएंगी, आपको उसमें से चूज करना होगा। ये पंक्तियां किस कवि के द्वारा लिखी गई, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपको लिखना होगा। मतलब इसी तरह से घुमा फिरा कर अगर आपने इन टॉपिक्स को याद कर लिया है तो आपके चाहे पेपर सब्जेक्टिव आए या पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आए, आप डेफिनेटली अच्छा करके आओगे अपने एग्जाम में और अच्छे नंबर्स लेकर के आओगे। तो आपको देखना है कि तैयारी आप किस लेवल पर कर रहे हो। आपको ये नहीं कि मतलब कोई चीज मिला हुआ है आपको बस रटना है। देखो रटने वाली चीजें आपकी 12th तक एंड कर देनी चाहिए। आपको 12th तक आपको देखना चाहिए कि आप सीखते कैसे हैं। अगर आपने 12th तक सीख लिया है कि आप सीखते कैसे हो, फिर आगे जिंदगी आपकी इजी है, आप कुछ भी चीजें सीख सकते हो। क्योंकि 12th के बाद आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप समझो चीजों को और उसको एग्जीक्यूट करो अपनी लाइफ में। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है, और हाँ मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, जिसको डायरेक्टली आप क्वेश्चंस याद कर लोगे। कल परसों में आपको वीडियो मिल जाएगी, आपके एग्जाम से पहले ही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वीडियोस मिल जाए। 2-3 वीडियो मैंने 30-40 क्वेश्चन करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, जिससे कि आप एग्जैक्टली क्वेश्चन देख सको और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वो भी थोड़ी सी चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं। ओके, आई होप वीडियो में पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं। यार बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स है, तो शेयर जरूर करना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।